हेलो साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थर्ड ग्रेड का जो चेकलिस्ट है वो वेबसाइट पे डाल दिया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो चेकलिस्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो थर्ड ग्रेड के डीवी के टाइम, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन आपको जब करवाना है तो वो भर के लेके जानी है पूरी की पूरी। और मैं एक एक दस्तावेज़ को आपको बताऊँगा कौन सा कहाँ से। जैसे कि मैंने 2021-22 वाला जो था उसके अंदर आपको कंप्लीट ये भरवाई थी, वैसे ही चेकलिस्ट अब की बार भी भरवाने वाला हूँ। आशा करूँगा कि मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं उन सभी का इस चेकलिस्ट से जो मेन सूची आने वाली है उसमें रोल नंबर देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दस्तावेज सत्यापन जांच दल, ये जांच दल भरेगा आपका, ठीक है। जो पहला पेज है इसका पहला पेज है, ठीक है, जो पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ इसका पहला पेज है ये। तो इस पेज पे आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि दस्तावेज सत्यापन दल जो है जांच करता, वो इसमें लिखेंगे कि अभ्यर्थी का नाम क्या है और इसके पिता का नाम क्या है। उसके बाद में अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज का मिलान किया गया और दस्तावेज ये वही लिखेंगे कि हाँ या ना सही थे या नहीं, ठीक है। नहीं थे तो यहाँ पे विवरण लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे भी वही करेंगे कि सदस्य जो सदस्य जो थे उनके पद का नाम क्या था, मूल पद, पदस्थान, ठीक है, प्रभारी, हस्ताक्षर, सदस्य, हस्ताक्षर। तो ये वो सब भरेंगे। अपना जो काम स्टार्ट होता है वो पेज नंबर सेकंड से स्टार्ट होता है। तो पेज नंबर सेकंड में दिया गया है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022, उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022। देखिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए यही रहेगी। तो यहाँ पे पहले लेवल 1 और लेवल 2 अलग अलग कुछ नहीं है। तो विशेष जो शिक्षा है, सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा, उन सब के लिए यही चेकलिस्ट रहेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, लेवल 1 लेवल द्वितीय, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन का जिला कौन सा है आपका वो यहाँ पे भरना है। जैसे जिला आता है वैसे उसके बाद में, ठीक है, लगभग अपना अपना जिला रहता है। पर जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए जिला आप ध्यान से यहाँ पे भरना, ठीक है। विद्यार्थी का रोल नंबर, उसके बाद में यदि लेवल 1 है तो लेवल 1 आपको टिक करना है, और लेवल द्वितीय है तो यहाँ पे लेवल द्वितीय का विषय रखना है, ठीक है। उसके बाद में यदि आप विशेष शिक्षा से हैं तो MR VI जो भी आपकी श्रेणी है उस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट में है अनुसूचित गैर सच, यानी आपका आधार क्रमांक यहाँ पे लिखना है, आवेदन क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम और पिता का नाम, जन्म तिथि, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो आपकी श्रेणी है, कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं, वर्ग या श्रेणी, ठीक है। जैसे अनारक्षित है, OBC है, AWS है, MBC है, जिसमें भी आप आ रहे हैं उसके ऊपर आपको टिक करना है, ठीक है। जो विशेष श्रेणी हो उस पर टिक कर देना है। जैसे मान लीजिए आपके OBC है तो OBC पे आप टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका लिंग लिखना है, पुरुष या महिला जो भी है, मेल फीमेल, ठीक है। और ये आप ध्यान में रखना कि आवेदन शुल्क आपने क्या दिया है, ठीक है। सभी का समान नहीं है, सबका अलग अलग है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर देना। यानी आपने 2.5 लाख वाला जो ऑप्शन है उसको टिक किया था तो उसके दौरान आपका फीस जो है वो कम चार्ज किया गया था, और नहीं किया है तो वो ज़्यादा किया गया। आप अपना जो फॉर्म भरा था तब आपको फॉर्म दिया गया था, उसके अंदर देख करके यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है अपना मेन। पहले ही बता देता हूँ, इस लाइन के बाद वाला कुछ भी आपको नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिख दिया, यानी कि ये जो 2 बॉक्स हैं इनके अंदर ही आपको थोड़ा बहुत डेटा रखना है, बाकी में किसी में नहीं रखना है। ये सत्यापन दल जो है वो करेगा, ठीक है, उनका काम है। तो अपने को यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी प्रति और विस्तृत आवेदन की प्रति, ठीक है। यहाँ पे संलग्न संख्या कितनी प्रति है वो संख्या लिखनी है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, ठीक है। यहाँ पे प्रमाणित, स्वयं प्रमाणित आपको करना है, सभी प्रतियों पे स्वयं प्रमाणित यानी कि खुद के हस्ताक्षर करने हैं और हाँ लिखना है, ठीक है। सभी पे हाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे आपको देखिए ये भी ध्यान में रखना आप कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सेट तैयार कर रहे हो, 2 सेट तैयार करना, सेट तैयार कर रहे हो तो पहले सबसे पहले क्या रखोगे उसके ऊपर, सबसे पहले तो ये जो चेकलिस्ट है वो रखोगे। सबसे पहले ये चेकलिस्ट रखोगे, चेकलिस्ट के बाद में सेकंड स्थान किसका दोगे, यानी 1 नंबर से क्या आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रति,
विस्तृत आवेदन की प्रति, फिर आधार कार्ड की प्रति, ठीक है, फिर 10th क्लास की प्रति, फिर जो +2 की प्रति। यानी कि इस क्रम से लगाना है आपको। पहले जो यहाँ पे क्रम संख्या 1 नंबर है उसको 1 नंबर पे रखना, 2 नंबर पे है 2 नंबर पे रखना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 10वीं और 12वीं क्लास का लगभग जो प्रमाण पत्र है वो 2010 के बाद में एक साथ ही आ रहा है, ठीक है। और उससे पहले की है तो आप अलग अलग लगा सकते हो, ठीक है। प्रमाण पत्र की प्रति अब जो है वो अंक तालिका के साथ में ही आती है, ऊपर लिखा रहता है अंक तालिका प्रमाण पत्र सही, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद में देखिए उच्च माध्यमिक शिक्षा का यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, प्राप्तांक लिखना है और प्रतिशत क्या था वो लिखना है, ठीक है। साफ साफ शब्दों में लिखना, यहाँ पे आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि आपने स्नातक किया है या समकक्ष परीक्षा के समस्त सेमेस्टर वाइज जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए जैसे मान लीजिए आपने बीए कर लिया या बीएससी कर लिया या बीकॉम कर लिया, तो उसका जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल की तो होनी चाहिए। सेमेस्टर था तो सेमेस्टर वाइज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो बीए है उसकी जो डिग्री है वो लगानी है, यहाँ लिखा है ना उपाधि की प्रति, ठीक है। जो डिग्री अपने को मिलती है 1 साल बाद वो लगानी है, ठीक है। उसके बाद में स्नातक समकक्ष परीक्षा के जो पूर्णांक थे वो लिखने हैं और प्राप्तांक और प्रतिशत। एक बात और मैं एक बार दोबारा से आपको याद दिला देता हूँ कि यहाँ देखिए संलग्न संख्या कितनी आपने प्रति लगाई है, ठीक है, वो संख्या और आपने स्वयं प्रमाणित किया या नहीं किया, दूसरे कॉलम के अंदर वही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसके अंदर 3 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो यहाँ पे 3 और यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आते हैं तो स्नातक परीक्षा जो ऐच्छिक विषय से आपने किया था, ठीक है, वो लिखना है। 1, 2, 3 विषय कौन से विषय थे, ठीक है। उसके बाद में देखो संलग्न संख्या कितनी है, 2, 3 जितनी भी है, और स्वयं प्रमाणित किया है उनको, ठीक है। सभी को स्वयं प्रमाणित तो करना ही है। स्नातकोत्तर यानी आपने MA, MSc या MCOM किया है तो उनकी अंक तालिका और उनका नीचे विवरण यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए L1 अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए, ठीक है। आपने DLED या BLED किया है, जिस पे किया है उस पर टिक करना है और यहाँ लिख देना कितनी प्रति है और यहाँ हाँ लिख देना, ठीक है। उसके बाद राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021-22, ठीक है, 21-22 के जो प्रमाण पत्र की प्रति है वो लगानी है। एक प्रति होगी 1 और स्वयं प्रमाणित किया है आपने तो हाँ कर देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, जो पात्रता परीक्षा थी आपने अगर कौन से किया है उसको लिखना है यहाँ पे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय दोनों स्तर, यदि आपने बोथ से किया था यानी आपने लेवल 1 और लेवल द्वितीय दोनों अगर पास किए हैं तो दोनों पे ओके करना है और इन दोनों में से एक है तो एक पे, ठीक है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम द्वितीय के प्राप्तांक आपके कितने थे, जैसे मान लो 126 थे, 27 थे, 28 थे, जितने भी थे, और उसका प्रतिशत क्या रहा था वो लिखना है यहाँ पे, और यहाँ वो क्रमांक संख्या और वो लिखते जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो आगे है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय जो ये है वो BSTC वाले मत भरना, 16 नंबर है वो BSTC वाले मत भरना, अगर दोनों से किया है तो भर सकते हो, ठीक है। प्रथम भाषा क्या थी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू जो भी था। द्वितीय भाषा आपकी क्या थी वो भरनी है, और यहाँ से SST से था तो SST पे ओके करेंगे, और विज्ञान और गणित से थे तो विज्ञान और गणित से करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वो जो पात्रता परीक्षा है वो केवल 2 वर्गों में बंटी हुई है ना। उसके बाद 17 नंबर में है कि अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए, ये किसको है, लेवल 1 वालों के लिए, ठीक है। DLED BLED में प्रवेश तिथि आप कॉलेज जाकर के प्रवेश तिथि ले सकते हैं, वो आपको एक प्रमाण पत्र भी देते हैं, वो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, प्रवेश तिथि लिखनी है, और उसका प्रमाण पत्र भी आपको साथ में संलग्न कर लेना है, ठीक है। तो ये यदि आपके पास याद नहीं रहता है नहीं, पर कॉलेज जाकर के आपको लेके आनी होगी, जिस भी कॉलेज से किया है वो जाती रह देंगे। और कॉलेज जा रहे हो तो यदि आपने BSTC या B.Ed के बाद कोई और शिक्षा प्राप्त नहीं किया और कहीं आपने एडमिशन नहीं लिया था तो वहाँ से आप एक जो है करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप ले लेना। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए, ठीक है, तो विशेष शिक्षा के लिए तो विशेष शिक्षा वाले यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी के अंदर है वो लगा देना। नीचे दिया है अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए प्रवेश तिथि क्या थी, ठीक है। तो ये देखिए अगर सामान्य से हैं
तो सिर्फ यही भरना है, और सामान्य से नहीं किया यानी विशेष शिक्षा वाले तो इनमें भरना है आपको, ठीक है। यानी जिसमें भी आपका नहीं है उसमें आप नहीं लिख देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई सामान्य शिक्षा से करके यहाँ पे आया है तो उसका विशेष शिक्षा नहीं है तो नहीं लिख देना यहाँ, ठीक है। जो हाँ नहीं लिख रहे थे ना वहाँ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो 19 नंबर विशेष शिक्षा पद के लिए। उसके बाद में 20 नंबर है कि अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पद के लिए आपने क्या क्या किया है, डीएलएड, बीएलएड या बीएड या बीएम, एमएड, ये जो भी किया है 20 नंबर में आपको लिखना है और लगाना है, ठीक है। अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए सामान्य शिक्षा वाले आपने जो प्रवेश तिथि क्या थी, ठीक है, द्वितीय के लिए चल रहा है L1 से यदि आप फिल कर रहे हो तो L1 वाले इनको छोड़ देना 21-20 नंबर को, ठीक है। और यदि आप L2 से दे रहे हो तो ऊपर वाले जो 17, 18, 19, 20 थे वो छोड़ देना, ठीक है। प्रवेश तिथि यहाँ लिखनी है। उसके बाद में अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा वाले हैं, सेम प्रोसेस विशेष शिक्षा के लिए करनी है, ठीक है। उसके बाद में यदि विशेष शिक्षा में आपने विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से अगर आपने कुछ किया है तो प्रमाणित जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे संलग्न करना है। उसके बाद में देखिए ये सभी के लिए रहेगा मूल निवास प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति। मूल निवास कुछ बोल रहे हैं कि मेरा पुराने वाला है वो है, उससे पहले का है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन वाला है, जो भी है आपके पास में वो आप अपलोड करवाओगे। जो भी आप अपलोड करवा रहे हो उसका ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ठीक है। आपके पास ऑफलाइन है कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन है कोई दिक्कत नहीं, पर जो भी है वो जो अपलोड आप कर रहे हो ना वो ही आपको लेके जाना है। मान लीजिए किसी के पास में जो ऑफलाइन पहले बनते थे वो है और आपने ऑफलाइन अपलोड कर दिया, ठीक है, तो ऑफलाइन तो साथ में लेके जाना है। आप अपने हिसाब से नया बनवा रहे हो तो नया बनवा रहे हो, नया साथ में ले जाना, पर अपलोड मत करवाना वहाँ पे, पुराने वाला ही करवाना है, क्योंकि अभी आप कोई डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो तो वो मान्य नहीं है, उससे पहले वाले मान्य रहते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के में सद्भावी निवासी होने, ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए सद्भावी निवासी का जो प्रमाण पत्र है उसके पास में केवल जो TSP क्षेत्र है उनके लिए, नॉन TSP वाले इसके अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद 27 नंबर में है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी को नियमानुसार यानी इनकम जो सर्टिफिकेट अपना है वो बनवाना है यहाँ पे आपको। तो कमज़ोर वर्ग वाले जो भी हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट आपको तैयार करवा लेना है, ठीक है। ये कैसे तैयार होता है, कहाँ तैयार होता है, तो आप जब तहसील के सामने जाओगे तो जो फोटोकॉपी की शॉप होती है वो सभी बता देंगे। ई मित्र की दुकान पे जाओगे तो ई मित्र की दुकान वाला सब कुछ बता देगा कि ऐसे ऐसे होगा, सारी डिटेल वो दे देता है। जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी वर्ग है, शहरिया, आदिम जनजाति जो भी, ठीक है, उसका जो है अंतिम पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग और अंतिम पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 महीने में क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, अवैध माना जाता है, तो इसको आप नया बनवा लेना। यदि आपने फॉर्म भरा था तब बनवाया था तो वो रखना ही रखना है, और 6 महीने अब तक नहीं हुए तो उससे काम चलेगा, ठीक है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास में ध्यान रखना, ठीक है, अभ्यर्थियों के पास में आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र, आवेदन तिथि के अंतिम जो आवेदन किया था आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र होना चाहिए। यदि आपने पहले जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया और अंतिम तिथि के बाद यदि आप जाति प्रमाण पत्र बनवा के अब लेके जा रहे हो तो आपके पास ये शपथ पत्र होना चाहिए, ठीक है। 50 रुपये का एक शपथ पत्र एफिडेविट लिखे जाएगा, वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ एक हमारे साथी काम करेंगे कमेंट की, सर इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आप मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो ई मित्र या तहसील के अंदर जाओगे तो ये उनका काम होता है, वो सब कुछ अपने आप लिख के दे देते हैं, क्योंकि उनकी कमाई का यही एक ज़रिया है। तो आप इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आप फर्जी लगा रहे हो तो आपको भी पता है और सबको पता है कि आप बाहर हो जाओगे। यदि आप फर्जी नहीं हो तो आपको इतना जल्दी बाहर नहीं किया जाएगा, 7-8 दिन का टाइम बाद में भी मिलता है यदि आपके कोई डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रकार का इश्यू रहता है तो। उसके बाद में आरक्षित वर्ग की सभी महिला तथा पुरुष से इस आशय की स्वयं घोषणा की जाए कि जो पूर्वज है उनके राजस्थान के हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र लगने के बाद में ये उनका शपथ पत्र भी आपको यहाँ पे स्वयं घोषणा का लगाना होगा,
कि वो राजस्थान का निवासी है। यदि विधवा विडो वाला है, उसका स्वयं घोषणा, एक तो उनकी जो पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति होनी चाहिए, नंबर 1, ठीक है। पति के लिंक दस्तावेज साक्ष्य के प्रति, और उसमें क्या होना चाहिए, पुनर्विवाह का आपके पास में एक स्व घोषणा होना चाहिए। 2 नंबर ये हो गया, ठीक है। कौन सा, एक तो होना चाहिए आपके पास में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र का, नंबर 2 होना चाहिए आपके पास में कौन सा, कि पुनर्विवाह आपने अभी तक नहीं किया है, उसका एक स्व घोषणा प्रमाणित जो प्रति है वो होनी चाहिए। तो ये दोनों आपको इसमें लगा लेनी है। उसके बाद में देखिए आपका क्या है, विवाह जो ये विडो वाले हैं उनके लिए क्या रहेगा, होने पर समकक्ष स्तर से जारी विवाह विच्छेद की जो प्रमाणित प्रति है उनका, और जो पुनर्विवाह है उनसे संबंधित स्व घोषणा का प्रमाण पत्र। यहाँ पे भी 2 प्रति आपको संलग्न करनी होगी। एक तो आपका जो डाइवोर्स वाला क्या है, सर्टिफिकेट, उसके बाद में एक स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद में संतान संबंधी, ये सभी को है, संतान संबंधी स्व घोषणा कि आपकी 2 ही संतान है और 2 से अधिक संतान ना करने का आपका जो स्व घोषणा प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे संलग्न करना है। उसके बाद में देखिए ये वाला विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने के संबंधित स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। ये जो प्रमाण पत्र है वो सारे के सारे आपको बनवा लेने हैं, ठीक है। नॉर्मल ई मित्र की दुकान पे मिल जाएगा, उसके अंदर बस अपना बायोडाटा लिखा और वहाँ नीचे आप साइन कर देना, वो आपका एक प्रमाण पत्र बन जाएगा। भूतपूर्व सैनिक होने पर आपका सेवानिवृत्त यानी आप रिटायर्ड हो चुके हो और कोई आपत्ति नहीं है, उसका आपको होना चाहिए। रिटायर्ड के लिए आपको जो भी मिलता है वो लगा देना। तो ये भूतपूर्व सैनिक के लिए हो गया। राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्वयं घोषणा, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आपका जो प्रमाण पत्र है, खेल प्रमाण पत्र, वो रखना है। दिव्यांग के लिए जो राजस्थान दिव्यांग नियम 2018 के अनुसार आपका मेडिकल बोर्ड के तहत होना चाहिए, जिसमें यहाँ 40% का कोटा रखा गया, 40% दिव्यांगता होनी जरूरी थी। आपराधिक प्रकरण न होने, यानी कि आपके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, वो आपको क्या करना है, एक स्व घोषणा। यहाँ पे आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है कि आप सोचोगे ये जो पुलिस वेरिफिकेशन मांग लिया, नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल है वो आप अभी तैयार मत करवाना, वो आपका ज्वाइनिंग के टाइम है आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है। मेडिकल प्रमाण पत्र और जो पुलिस वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र होता है वो आप अभी तैयार मत करवाना, क्योंकि हो सकता है डिले हो जाए, पर जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी तब ये दोनों के दोनों प्रमाण पत्र आपको लेके जाने। ये आपका सिर्फ स्व घोषणा प्रमाण पत्र है, ठीक है। यदि आप पे कोई मुकदमा है आपराधिक प्रकरण होने का तो FIR की एक प्रति आपको वहाँ लगानी होगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए राजकीय सेवा उपक्रम के कार्य कर और यानी यहाँ पे यदि आप कोई जॉब लगे हैं तो आपको NOC लेनी होगी। NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको आपके जो B डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में आवेदन के टाइम यदि आपने 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी थी तो जो प्रमाण पत्र जारी है वो आय प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे लगाना है। देखिए आय प्रमाण पत्र के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर आय प्रमाण पत्र किसको कौन सा क्या बनवाना है, तो मैं आपको थोड़े ही शब्दों में कर देता हूँ। देखिए लड़का है, ठीक है, या अनमैरिड लड़की है, अनमैरिड लड़की है, किसका बनेगा, पिता का। दोनों का ही किसका बनेगा आय प्रमाण पत्र, यानी प्रार्थी का नाम क्या होगा, पिता के नाम पे, ठीक है। यदि बाय चांस पिता नहीं है तो माता का बनेगा, किसके नाम पे बनेगा, माता के नाम पे बनेगा। लड़का या अनमैरिड लड़की जो है उसका जो आय प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम पे, पिता नहीं होने पर माता के नाम पे बनेगा। कन्फर्म, ठीक है। उसके बाद में ये लड़की यदि मैरिड है, यदि लड़की मैरिड है तो उसका जो है आय प्रमाण पत्र, यदि अभी मूल निवास है पिता के नाम पे है तो आय प्रमाण पत्र पिता के नाम पे बनेगा, ठीक है। यदि मूल निवास पिता के नाम पे है तो आय प्रमाण पत्र पिता के नाम पे बनेगा। यदि मूल निवास पति के नाम पे है तो आय प्रमाण पत्र किसका बनेगा, पति के नाम से बनेगा, ठीक है। लड़की होने के संबंध में 1-2 साक्ष्य और रहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप विडो हैं तो
आपके खुद का ही आय प्रमाण पत्र बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये दिखाया जाएगा कि आप विडो है, उसके साथ में आपकी जो आय है वो क्या रहती है। ठीक है, तो विडो का खुद का बनेगा और बाकी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है नीचे कि शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता के संबंध में स्वयं घोषणा, यानी जो आपने शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है, शैक्षिक और प्रशैक्षिक जो योग्यताएं हैं वो आपकी सही है, ऐसा लिखा हुआ है कि स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण, ये ध्यान रखना, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए ये कुछ इश्यू रहता है कि सर न्यू बनवाना है क्या। देखो न्यू जरूरी नहीं है, पर यदि आपके कॉलेज आसपास में है, जैसे मान लीजिए हाँ ये बनवा रहे हो ना, वो ऐसा नहीं है कि आपने प्राइवेट की है कोई और प्राइवेट का बनवा लोगे, नहीं, प्राइवेट का नहीं बनवाना, ओपन बोर्ड का जो भी है वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोटा ओपन से एमए कर लिया, तो आप कहोगे कि अंतिम शिक्षा मेरी एमए है, तो मैं एमए का कोटा जाकर के लेके आऊँ क्या, नहीं, आपको जो रेगुलर आपने जहाँ से शिक्षा, अंतिम शिक्षा रेगुलर जहाँ से प्राप्त की है उसका प्रमाण पत्र। और जैसे अभी हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट का डीवी हुआ है, उसके अंदर जो ये चेकलिस्ट बनी थी, ठीक है, डीवी कंप्लीट नहीं हुआ, पर जो उसके अंदर चेकलिस्ट थी उसमें कहा था कि जो जो उसकी जारी डेट है वो 6 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको जारी है वो न्यू करवा लेना, मेरे अकॉर्डिंग आप इसको न्यू जारी करवा लेना। अब जैसे मान लीजिए आपने बीएसटीसी की अंतिम शिक्षा, उसके बाद में कोई शिक्षा नहीं ग्रहण की, और बीएसटीसी मान लीजिए आपने 2015 में की थी, ठीक है, और अब आप कॉलेज में जा रहे हो कि सर हमें जो है चरित्र प्रमाण पत्र दीजिए, तो वो कॉलेज वाले ऐसे बोल सकते हैं कि हम ऐसे अब कैसे जारी कर सकते हैं कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है कैसे जारी कर सकते हैं कि आप अब सही है। वो तब उनको आप ऐसे बोलना कि जिस टाइम हम यहाँ पे पढ़े थे उस टाइम का दे दीजिए, जो इश्यू डेट है, जो मतलब आपका जारी करने का जो डेट है वो अभी का दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो कुल है यहाँ पे लिखना होगा आपको, कुल कितने आपने यहाँ पे जो जो भी सर्टिफिकेट लगाए कुल कितने लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी लगाने, जो इसमें तो 43 है, 43 आपने नहीं लगाए हैं। 43 में से जैसे बीएसटीसी वाले अपना अपना भरेंगे, बीएड वाले तो जैसे वो अपना भरेंगे, तो यहाँ से कुछ कट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी आपने संलग्न किया है वो सभी का लिख देना है कितने किए हैं, ठीक है। नीचे लिखा है कि नोट समस्त उक्त क्रमानुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें, और जो दस्तावेज लागू नहीं है वहाँ नहीं लिख देना, ठीक है। जैसे मतलब कोई भी आपके पास नहीं था तो मैंने बताया था इस कॉलम में आपको लिख देना, नहीं लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, नाम, पता, स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ से घोषणा प्रमाण पत्र है ये, इसमें है कि सत्यापन करताओं के अनुसार समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्र मेरी जानकारी निष्ठा के अनुसार सही और सत्य है, इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया, और तथ्यों के अनुसार प्रकार में भिन्नता मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, यानी कोई भिन्नता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, रहूँगी या रहूँगा, एवं विभाग मेरे विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा, ठीक है। ये आपने स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ पे, और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। उसके बाद में ये स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र भी है 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर देना आपको, कौन सा है, प्रथम 1 है, लेवल 1 है या फिर लेवल द्वितीय है, यहाँ पे विषय लिखना है, कौन सी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। और दस्तावेज जांच सूची शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी की सूची में मेरा नाम था, ठीक है। दिन कौन सी में, पद पर विभाग द्वारा कितनी तारीख को वो जो रिजल्ट आया था उसके अंदर आपका नाम था, वो यहाँ पे दिनांक लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ है कि मैं मेरे इस पर टिक करना है आपको कि मैं स्वयं तथा मेरे पूर्वज राजस्थान के हैं तो लिखना है, ठीक है, नहीं तो इस पर टिक मत करना, ठीक है। और नीचे वाला है जो विडो और डाइवोर्स हैं उनके बारे में लिखना है कि ऑफलाइन जो ऑनलाइन आवेदन क्रमांक आपका यहाँ पे भरना है, और दोबारा मेरे दिनांक जो होगी आपका उस दिनांक, जैसे आपका जब भी डीवी हो रहा है वो दिनांक लिख देनी है, तक पुनर्विवाह नहीं किया, तब तक आपका पुनर्विवाह नहीं किया होना चाहिए। अगर आपने पुनर्विवाह कर लिया है तो इसका मतलब आप उस कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। इसके लिए अब की बार जो है आगे दिया गया है पूरा विवरण, तो इसमें आपको जो बच्चों से संबंधित डिटेल पढ़नी है, आपकी संतान जो भी है इसमें पढ़ लेना आप। जैसे मतलब 1/6/2002 तक जीवित संतान कितनी है उसकी संख्या लिख देनी है, इसके पश्चात कितनी है वो लिख देनी है, कुल कितनी है वो लिख देनी है, ठीक है। और इस तारीख से 1/6/2002 या इससे पूर्व जन्मा बालक बालिका दिव्यांग है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिख देना है, ठीक है।
क्या आप द्वारा प्रसव पश्चात किसी बालक को अन्य व्यक्ति की गोद दिया है, यानी आपने जन्म तो दिया है पर उसको आपने किसी दूसरे को, जैसे मतलब कोई रिलेटिव को गोद दे दिया है, तो उसकी संख्या भी यहाँ पे देनी, हाँ या ना लिखना है, ठीक है, हाँ ना लिखना है, दिया है या नहीं दिया। क्या आप द्वारा किसी बालक को वैध तरीके से गोद, यानी आपने रजिस्टर्ड जो है गोद लिया है किसी को, तो हाँ या ना यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब दहेज से संबंधित जो स्व घोषणा प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे दिया गया है अपने को। मेरे द्वारा विवाह के समय दहेज की मांग नहीं की गई तथा नहीं लिया गया और नहीं दिया गया, ठीक है। अब देखो जो लड़की है वो बोलेंगे कि हमें भी बनवाना है, कि हाँ आपको भी बनवाना होगा। यहाँ पे ये लिखा है कि ना ही तो लिया गया और ना ही दिया गया है, ठीक है। मैं वर्तमान में अविवाहित हूँ, अविवाहित की कंडीशन में, तथा भविष्य में विवाह के समय में मेरे न दहेज लेने और न ही दहेज लिया जाएगा, ठीक है। ना तो मांग की जाएगी और ना ही लिया जाएगा, ये भी आपको घोषणा करनी होगी इसमें। भूतपूर्व सैनिक के लिए है कि आपका पे मैट्रिक लेवल क्या था, वर्तमान पद कहाँ पे स्थान है, ठीक है। तो ये आपको भूतपूर्व सैनिक के लिए कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में कि मेरे ऑनलाइन आवेदन शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र उपाधियाँ भारत सरकार द्वारा, इसमें लिखा विश्वविद्यालय, और ये जो है वो इसमें ये लिखा है कि मान्य है सभी, ठीक है। अगर मान्य नहीं है तो इसमें लिखा है कि विभाग मेरी पात्रता निरस्त कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद में कि मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक, यानी कि आपके केस वगैरह विचाराधीन लंबित नहीं है, यानी आपके ऊपर नहीं है, तो ये इस पर टिक कर देना है, ठीक है। धूम्रपान के लिए आपको धूम्रपान नहीं करने का शपथ प्रमाण पत्र बनवाना होगा, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर है कि मेरे विरुद्ध आपराधिक, यदि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक FIR की गई है तो उसके ऊपर आपको लिखना होगा कि मेरे विरुद्ध दर्ज प्रकरण है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल भी आपको लिखनी है, ठीक है। नीचे ये नाम स्थान रोल नंबर वो लिखना ही है, उस समय स्थापित ये वही है कि आपने कुछ छुपाया नहीं है, यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चेकलिस्ट, और इस चेकलिस्ट में आपको कैसे क्या करना है मैंने मेरी तरफ से समझा दिया गया है। उसके बाद भी आपकी कोई रहता है कि कोई समस्या अपने को आ रही है तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करूँगा कि मैं आपकी ऐसे ही हेल्प करता रहूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।